अगर आपका भी बन रहा है बाबा श्री केदारनाथ धाम जाने का प्लान, या फिर आपका टूर बुक हो चुका है और आप जाने वाले हैं बाबा श्री केदारनाथ जी के धाम यात्रा पर, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस और बहुत ही यूजफुल इंसाइट्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं अगर आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम ललित मोहन है। मैं एक उत्तराखंड डेस्टिनेशन एक्सपर्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री केदारनाथ धाम की महत्वता, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम, उसमें से बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा होता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ से आप ये टूर प्लान कर सकते हैं और कितने दिन का टाइम आपको चाहिए इस टूर को प्लान करने में, ट्रैक कितना डिफिकल्ट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस होते हैं और घोड़े के क्या चार्जेस होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं यात्रा पर जाने से पहले। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे और अगर कुछ छूट जाएगा तो मुझे एक कमेंट कर देना। मैं तो यही हूँ हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो ब्लॉग की और सबसे पहले समझते हैं श्री केदारनाथ धाम का महत्व। धाम जाने से पहले उनकी थोड़ी महत्वता समझ लेते हैं कि आखिर कैसे बना श्री केदारनाथ धाम मंदिर और किसने शुरुआत करी इस पवित्र चार धाम यात्रा की। श्री केदारनाथ मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पांडवों ने करवाई थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि वे अपने ही भाइयों की हत्या के पापी हैं, तो इस पाप के बोझ को कम करने और मोक्ष की प्राप्ति की लालसा में वे सबसे पहले शिव के पास गए। शिव उस समय बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में निवास करते थे। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर उस समय शिव जी का प्रिय स्थान था। शिव जी को जब पता चला कि पांडव उनसे मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं और उनके पास आ रहे हैं, तो शिव जी वहां से गायब होकर उन्होंने खुद को गढ़वाल हिमालय में छुपा लिया। बाद में पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते गढ़वाल हिमालय में आए और शिव जी को जैसे ही पता चला कि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं, उन्होंने तुरंत एक बैल का रूप धारण कर लिया। शायद आप जानते होंगे कि भीम के पास ऐसी शक्तियां थी कि वे अपना शरीर छोटा या बड़ा कर सकते थे। तब भीम ने 2 पर्वतों पर खड़े होकर दूर पहाड़ों पर नजर घुमाई और शिव जी को ढूंढना चाहा। तब उन्होंने देखा कि दूर ऊपर पहाड़ियों पर एक बैल विचरण कर रहा है। भीम ने तुरंत भांप लिया कि ये बैल शिव है और वे उस बैल के रूप में चढ़ते चढ़ते केदार घाटी तक चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते करते उनके साथ केदार घाटी पहुंचे। तब भीम ने उस बैल को पीछे से पकड़ लिया। भीम ने जैसे ही बैल को पीछे से पकड़ा, बैल ने तुरंत पृथ्वी में डाइव मार दी, यानी पृथ्वी में छलांग लगा दी। पृथ्वी के अंदर समा गया वो बैल और उसके 5 टुकड़े हुए, जिसमें से एक टुकड़ा वहीं रह गया जहां पर आज श्री केदारनाथ धाम है। उस बैल के 4 टुकड़े 4 अलग अलग जगहों पर गिरे, जिसमें से एक टुकड़ा गिरा तुंगनाथ में जहां पर उनकी भुजाएं देखी जा सकती हैं, एक टुकड़ा गिरा मद महेश्वर में जहां पर उनका पेट दिखता है, और एक टुकड़ा गिरा रुद्रनाथ में जहां पर उनका चेहरा यानी फेस दिखता है, और एक टुकड़ा गिरा कल्पेश्वर में जहां पर उनके बाल देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इन 5 केदार मंदिरों का भी निर्माण हुआ और पांडवों ने इनका भी निर्माण करवाया। उसके बाद पांडवों को शायद एहसास हुआ कि शिव जी हमें इतनी आसानी से मोक्ष नहीं देने वाले हैं, तो उन्होंने बाकी और देवी देवताओं की भी यहाँ पर पूजा की और उन्होंने 4 प्रमुख मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया और उन्होंने फिर 4 धाम यात्रा की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने माँ यमुना की पूजा करी यमुनोत्री में। उसके बाद वो गंगोत्री गए, वहाँ उन्होंने माँ गंगोत्री की पूजा करी, गंगा जी की। उसके बाद वो आए केदारनाथ, वहाँ उन्होंने श्री केदारनाथ जी की पूजा करी और फिर लास्ट में वे बद्रीनाथ गए, जहाँ उन्होंने बद्रीनारायण जी की पूजा करी और फिर वहाँ से वे माना होते हुए स्वर्ग को गए। आपने देखा भी होगा कि आजकल माना में 5 पांडवों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो इसी बात का संकेत है कि वहां से पांडव स्वर्ग को जा रहे हैं और वे यही दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ से उत्तराखंड से स्वर्ग का रास्ता जा रहा है। डेफिनेटली ऐसे कई रास्ते हैं उत्तराखंड में जो अनदेखे हैं और जब आप 4 धाम यात्रा पर आएंगे तो आपको वाकई में पता चलेगा जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई 4 धाम यात्रा की और इस तरीके से स्थापित हुआ श्री केदारनाथ मंदिर। आगे इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट की। उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा टेम्पल की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम। उसमें से ही हम निकाल सकते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल की ओपनिंग और क्लोजिंग पर। गढ़वाल हिमालयस के छोटा 4 धाम कहे जाने वाले चारों धाम गढ़वाल हिमालय की काफ़ी ऊंचाइयों पर स्थित हैं, जहां जाड़ों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी बर्फ़ रहती है। इस हद तक बर्फ़ रहती है कि 10-12 फीट तक बर्फ़ चली जाती है कुछ जगहों पर, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ में। तो वहाँ पर जीवन और टूरिज्म बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है उस कंडीशन में। तो इसीलिए धामों को क्लोज रखा जाता है ड्यूरिंग विंटर्स
और हर धाम की मूर्ति को वहां से उठाकर उनके प्रस्तावित मंदिरों में रखा जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा वहीं होती है। आप उन मंदिरों में जाकर शीतकालीन चारधाम यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। हमारे हिंदू पंचांग में एक तिथि आती है अक्षय तृतीया। उस अक्षय तृतीया के दिन से चारधाम यात्रा के धाम ओपन होने लग जाते हैं। सबसे पहले माँ यमुना जी के धाम ओपन होते हैं, फिर गंगोत्री जी के, फिर केदारनाथ जी के और लास्ट में फिर बद्रीनाथ जी के। अक्षय तृतीया, जिसे अखातीज भी कहा जाता है, उस दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने स्टार्ट हो जाती है और धाम के कपाट ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले माँ यमुना जी के कपाट ओपन होते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 गंगोत्री, केदारनाथ और फिर श्री बद्रीनाथ जी के कपाट ओपन होते हैं और ये कपाट अक्टूबर लास्ट यानी दिवाली तक ओपन रहते हैं। उसके बाद दिवाली के बाद वहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है पहाड़ों पर और विंटर्स की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सभी धामों को 6 महीने के लिए क्लोज रखा जाता है और 6 महीने ही वो ओपन रहते हैं। तो ये बात रही ओपनिंग और क्लोजिंग की। अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक यानी मई से लेकर अक्टूबर तक हमें सिर्फ 6 महीने मिलते हैं यात्रा प्लान करने के लिए और इन 6 महीनों में मौसम 3 बार चेंज हो जाता है। मई और जून गर्म रहता है यहाँ पर, जुलाई और अगस्त मानसून रहता है और सितंबर और अक्टूबर विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर से विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं और अक्टूबर में थोड़ी ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन 3 सीजन्स में से कौन सा सीजन बेस्ट रहता है यात्रा करने के लिए, ये जानने के लिए हमें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखने पड़ेंगे। उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सीजन कौन सा है और आप किस सीजन में अपना टूर प्लान करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समर्स की यानी मई और जून की। मई और जून में गर्मी रहती है, पहाड़ों पर भी गर्म रहता है, बट प्लेन्स के मुकाबले पहाड़ों पर तब भी थोड़ा ठंडा ही रहता है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही होती हैं तो उस समय लोग सबसे ज़्यादा प्लान करते हैं इस टूर को। तो अगर हम बात करें समर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेजेस ये रहते हैं कि आपको रोड ब्लॉक्स नहीं मिलते हैं, बारिश नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, वेदर क्लियर रहता है, साफ रहता है और ऊपर पहाड़ों पर वेदर प्लेजेंट रहता है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और आपका टूर कैसे ना कैसे करके इजीली हो ही जाता है। और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो मई में डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, गर्मी होती है, जाम होता है और धूल धक्कड़ होती है। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है मई में ट्रैवल करने वालों को। अब बात करते हैं मानसून की यानी जुलाई और अगस्त की। जुलाई और अगस्त यहाँ पर मानसून रहता है, पहाड़ों पर बहुत बारिश होती है उस समय और बारिश में पहाड़ों पर ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि पहाड़ों पर रोड ब्लॉक्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है मानसून में। ये तो सारे हैं डिसएडवांटेज जुलाई और अगस्त में प्लान करने के। पर अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस भी बहुत हैं, जैसे कि आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, वेदर बहुत प्लेजेंट होता है, बारिश होती है तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। दूसरी बात, पहाड़ों पर जगह जगह झरने निकल आते हैं बरसात में, आप जहाँ भी देखेंगे पहाड़ों पर आपको झरने नजर आएंगे जो कि बहुत सुंदर लगते हैं अपने आप में देखने में। और हर धाम पर इजीली दर्शन हो जाते हैं, उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं जुलाई और अगस्त यानी मानसून में ट्रैवल करने के। अब हम बात करते हैं सितंबर अक्टूबर की यानी विंटर्स की। सितंबर से विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, अगस्त के बाद मानसून चला जाता है और सितंबर से विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जाड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो सितंबर सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम माना जाता है दर्शन करने के लिए। उस समय उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती है और वेदर भी बहुत अच्छा होता है, उतनी ना ठंड होती है और ना उतनी गर्मी होती है। तो सितंबर का मंथ सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से आइडियल है आपका, अगर आप केदारनाथ धाम या फिर किसी भी धाम की अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं, चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो सितंबर में आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी, धूल धाल नहीं मिलेगी, जाम नहीं मिलेगा। उसके अलावा सितंबर में आपको ज़्यादा बारिश भी नहीं मिलेगी, लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा कम होता है ना, रोड ब्लॉक्स का रिस्क नहीं होता है। तो इसलिए सितंबर को हम लोग आइडियल टाइम मानते हैं यात्रा करने के लिए। और अगर आप 1 महीने बाद प्लान करते हैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर भी अच्छा टाइम है, पर यह है कि अक्टूबर में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप थोड़ी बहुत ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं तो अक्टूबर आपके लिए दी बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस समय हो सकता है आपको स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाए किसी धाम पर। तो ये थी बात बेस्ट टाइम टू विजिट की। अब हम चलते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर और खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन चाहिए ट्रिप पर जाने से पहले। अब बात करते हैं इस टूर के ड्यूरेशन की, कि इसमें मिनिमम आपको कितने दिन चाहिए अगर आप केदारनाथ जी का टूर प्लान कर रहे हैं। तो कम से कम 4 दिन चाहिए आपको अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से ये टूर प्लान कर रहे हैं तो। और अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं तो कम से कम आपको
5 नाइट 6 डेज का टाइम चाहिए, यानी 6 दिन चाहिए आपको। 5 नाइट्स आपके लग जाएंगे अगर आप दिल्ली से इस टूर को प्लान कर रहे तो। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, इन तीनों डेस्टिनेशन को हम सेम कंसिडर करते हैं और दिल्ली से हमें 2 नाइट एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। तो इस टूर को हम या तो देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश से प्लान कर सकते हैं या फिर हम दिल्ली से प्लान कर सकते हैं। और अदर डेस्टिनेशन कोई है नहीं नियर बाई जहाँ से आप ये टूर प्लान कर सकते हैं। तो बेस्ट सूटेबल प्लेसेस रहते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। यहाँ से आपका मिनिमम टाइम लगेगा इस टूर को करने में। और इसके आगे अब हम बात करेंगे आइटनरी की, कि आइटनरी क्या रहती है, टूर प्लान क्या रहता है केदारनाथ धाम का। और इसमें आइटनरी मैं आपको बताऊंगा हरिद्वार से हरिद्वार 3 नाइट एंड 4 डेज की कैसे प्लान करनी है आपको, और कौन कौन से साइट सीन हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने ऑन द वे टू केदारनाथ या वापस आते समय। और अब हम बात करेंगे इस टूर ब्लॉक के सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सेक्शन की, जो है टूर प्लानिंग के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि 3 नाइट 4 डेज का शॉर्ट केदारनाथ टूर आप कैसे प्लान कर सकते हैं और कौन कौन से साइट सीन है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने ऑन द वे टू या वापस आते समय। डे 1 हरिद्वार से आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप अराइवल अपना थोड़ा अर्ली रखिए। सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच में, या मैक्स टू मैक्स आप 10 बजे तक अराइवल अपना सेट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा साइट सीन कवर करने के लिए। डे 1 का सफर अप्रॉक्स 230 किलोमीटर हो सकता है अगर आप सोनप्रयाग तक जाएंगे। अगर आप गुप्त काशी या फिर पाटा रुकने का प्लान कर रहे हैं तब भी आपका ये सफर कम से कम 200 किलोमीटर तो होगा ही। हरिद्वार से हम बद्रीनाथ हाईवे लेंगे और सबसे पहले उसमें आएगा ऋषिकेश। आप चाहें तो ऋषिकेश में थोड़ी देर रुक सकते हैं, अदरवाइज फिर आप सीधे विंडोज से देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप शिवपुरी पहुंचेंगे, शिवपुरी से आगे ब्यासी आएगा और ब्यासी के आगे फिर आप रुकेंगे देवप्रयाग पर। वहां पर आप देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जहाँ से आगे वो गंगेश कहलाती हैं। और उसके बाद फिर आप वहां से आगे बढ़ेंगे कीर्ति नगर, श्रीनगर होते हुए आप धारी देवी मंदिर पहुंचेंगे। आप धारी देवी मंदिर देख सकते हैं या आप उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारे साइट सीन कवर करने का सोचेंगे तो हमें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। रात को काफ़ी लेट पहुंचेंगे हम गुप्त काशी या फिर सोनप्रयाग। तो इसीलिए कुछ साइट सीन आप छोड़ भी सकते हैं अगर देर हो रही है, टाइम नहीं है ज़्यादा तो। और अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से हम बद्रीनाथ हाईवे छोड़ते हैं और लेफ्ट लेते हैं केदारनाथ रोड के लिए। रुद्रप्रयाग पे हम देखेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। मंदाकिनी जो केदारनाथ जी से आ रही हैं, ये वही नदी हैं जो रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से मिलती हैं, और उसके आगे भी ये नदी अलकनंदा ही कहलाती है। और वहाँ से हम मंदाकिनी नदी को फॉलो करते हुए आगे सोनप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। और रास्ते में हमें देखने को मिलते हैं अगस्त मुनि, तिलवाड़ा और कुंड नाम के हिल स्टेशन। कुंड से फिर हम गुप्त काशी के लिए मुड़ते हैं और हम पहुंचते हैं गुप्त काशी। वहाँ से आगे हम पाटा, बड़ासू, सरसी, रामपुर, सीतापुर और फिर हम पहुंचते हैं लास्ट में सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग लास्ट पॉइंट है जहाँ तक वो रोड जाती है केदारनाथ जी वाली, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपका ट्रैक करने का प्लान है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोनप्रयाग के पास कमरा लें या उधर रुकने का आप सोचें। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो सोनप्रयाग के आसपास आपको बजट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर यह है कि जो लोग सोनप्रयाग रुकेंगे वो लोग सुबह अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट डे इजी रहेगा स्टार्ट करना मॉर्निंग में केदारनाथ जी के लिए ट्रैक। और 1 नाइट स्टे हमारा सोनप्रयाग, पाटा या गुप्त काशी कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी ले सकते हैं और आप वहीं 1 नाइट स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे आप प्लान करेंगे केदारनाथ जी के लिए। आप होटल वालों को बोल सकते हैं सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा अगर आपका ट्रैक करने का प्लान है तो। सुबह जैसी विजिबिलिटी आती है आप निकल जाइएगा, और विजिबिलिटी से थोड़ा सा पहले आधा पौना घंटा पहले भी निकल सकते हैं ताकि आप विजिबिलिटी तक सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं। और अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 यानी जिस दिन आपको केदारनाथ धाम जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डे 2 कैसे प्लान करना है, जो आपका परीक्षा वाला दिन है, जिस दिन आपको परीक्षा पास करनी है। उसके कुछ हैक्स देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग की। कुछ एसेंशियल्स बताता हूं मैं आपको जो आपको रखने हैं और जो आपको कभी भी काम आ सकते हैं। नंबर 1, एक बढ़िया क्वालिटी का रेनकोट। आप उसको लास्ट में पैक करना, सबसे ऊपर ही होना चाहिए। उसकी आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ट्रैक पे मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और केदारनाथ जी का मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम है वहाँ का, तो आपको रेनकोट रखना ही रखना है चाहे आप किसी भी वेदर में जा रहे हैं। एक जोड़ी आपको थर्मल्स रखने हैं जिनको बॉडी वार्मर्स भी बोलते हैं, उसकी भी आपको नीड पड़ सकती है क्योंकि जब नीचे प्लेन्स में भयंकर गर्मी हो रही होती है, ऊपर पहाड़ केदारनाथ जी में सर्दी हो रही होती है और इतना ठंडा होता है कि आपको वहाँ पर जैकेट्स की जरूरत भी बढ़ जाएगी। एक बढ़िया क्वालिटी की जैकेट, एक लाइट वेट जैकेट और एक जोड़ी कपड़े नेक्स्ट डे के लिए रखिएगा पूजा के लिए। इसके अलावा आपको सॉक्स, ग्लव्स और एक वुलन की टोपी रखनी है।
उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जनरल मेडिसिन रखनी है आपको अपने साथ, और एक वाटर बॉटल रखनी है। प्लास्टिक की बोतल उधर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, उनको ना ही खरीदना है और ना ही फेंकना है कहीं भी। अगर आप अपने खाने पीने का सामान लेके चल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेके चल रहे हैं तो नीचे से ही परचेस कर लीजिए। कुछ बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे, इस तरीके से जो भी आप ट्रैक पे खाना चाहेंगे, क्योंकि ट्रैक पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको, और जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे ट्रैक पे उतनी ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप नीचे से ही लेके चलें, और अपने साथ एक खाली थैला भी लेके चलिएगा जिसमें आप अपना जो भी कूड़ा होगा, बिस्किट के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं, और उसको फिर आप लास्ट में कहीं एक डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसे फेंकते हुए जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, टॉफ़ी के पैकेट्स। और हाँ, टॉफ़ी ज़रूर रखिएगा, टॉफ़ीज़ 30, 40, 50 टॉफ़ियाँ रख लीजिएगा, वो आपको एनर्जी देंगे ट्रैक के दौरान। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी ट्रैक के दौरान, और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगी। स्वीट जो शुगर होती है, शुगर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ट्रैक के दौरान अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है। और आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टॉर्च रखनी है और एक पावर बैंक रखना है अपना मोबाइल वगैरह चार्ज के लिए। उसके साथ साथ बाकी आपके जो पर्सनल गियर्स हैं वो आप अलग से पैक कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी चाहिए ऊपर ट्रैक के दौरान, और इतनी चीज़ें आपको लेके जानी ही पड़ेंगी वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो ये तो थी बात पैकिंग एसेंशियल्स की। अब अगर मैं बात करूँ ट्रैक डिफिकल्टीज़ की, तो करीबन 22 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ जी का, और इजी ट्रैक नहीं है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। घोड़े, खच्चर और लोग, डोली, पिट्ठू, पालकी, ये सब बहुत ज़्यादा रस रहता है उस ट्रैक पर, खासकर हाई सीजन में। चढ़ाई है, इंक्लाइंड है, करीबन 30 डिग्री, 35 डिग्री, कहीं पे 45 डिग्री तक भी होगा। हाई सीजन में तो इतना रस रहता है कि पूछे मत, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती कितनी बार। और उसके अलावा वहाँ पर घोड़े खच्चर वाले और पूरे रास्ते में उनके डंग पड़े रहते हैं, तो उसकी स्मेल आती रहती है। तो ट्रैक चैलेंजिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, बट यह है कि हाँ, खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं आपको, पहाड़ पर्वत वगैरह देखने को मिलेंगे, तो उनसे मन लगा रहता है। और दूसरा जो एक्साइटमेंट होती है पहली बार केदारनाथ जाने की, वो सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी देती है। ट्रैक में डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट यह है कि फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी खासी हैं। रास्ते में, पूरे रास्ते में आपको जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पर। और उसके अलावा कैंप्स भी लोगों ने लगा रखे हैं, अगर किसी को नाइट स्टे करना है, कोई आगे नहीं जा पा रहा है, किसी को बीच में ही रुकना पड़ गया, तो उसके लिए रुकने की व्यवस्था भी है बीच बीच में, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है वहाँ पर। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 10 साल से छोटे बच्चों के साथ, या फिर 65 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स के साथ जो नहीं समझते बातों को, या फिर किसी और को नहीं पहचान पाते हैं भीड़ भाड़ में, जिनको डर लगता है, बच्चे और ज़्यादा बड़े सीनियर सिटीजन्स ट्रैक करने में तो असमर्थ रहेंगे, वही लोग ट्रैक तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आपको घोड़ा या फिर पिट्ठू बुक करना पड़ेगा। डोली तो आपको थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, 18 से 20 हज़ार की, वन साइड की, यस। और अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा सेफ इसमें डोली और पिट्ठू रहता है। घोड़ा तो जानवर है, वो कहीं भी ले जा सकता है, और इससे बात है उस पर काफ़ी अलर्ट होकर बैठना पड़ता है। पर यह है कि डोली थोड़ी महंगी होती है और पिट्ठू थोड़ा आपको सस्ता आ जाएगा, पिट्ठू आपके बजट में आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को पिट्ठू करवाएं बजाय घोड़े के। सोनप्रयाग से आपको शेयर्ड कैब मिलेगी गौरीकुंड तक के लिए, जो जिसका करीबन 50-60 रुपये किराया है। वहाँ से आप जाएंगे गौरीकुंड, 5 किलोमीटर है वहाँ से, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, वो आप शेयर्ड कैब से कवर करेंगे। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है, और गौरीकुंड से ही आपको ऑप्शन मिलेंगे घोड़ा, खच्चर, डोली या पिट्ठू का। डोली उसको बोलते हैं जिसे 4 लोग लेके जाते हैं। पिट्ठू में एक सिंगल आदमी अपनी पीठ पर एक कंडी ऐसी लेके चलता है और उसमें आपको बैठा के लेके जाता है। और घोड़े के ऊपर कैसे जाते हैं ये तो आपको पता ही है। तो अगर मैं बात करूँ चार्जेस की, तो सबसे ज़्यादा महंगी इसमें डोली होती है जिसमें 4 लोग लगते हैं, और उसके चार्जेस 16 से 18 हज़ार रुपये तक हो जाते हैं वन साइड के। अभी डिपेंड करता है कि रश कितना है, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, बार्गेनिंग हो जाती है, आप कर सकते हैं इजीली वहाँ पे। और अगर बात की जाए पिट्ठू की, तो पिट्ठू थोड़ा सस्ता होता है, 8 से 10 हज़ार रुपये लेता है पिट्ठू वाला, और घोड़े वाला लेता है करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये वन साइड के। वैसे तो गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट थोड़े कम है, पर वो रेट वहाँ पे चलते नहीं है। और एक ऑप्शन और होता है हमारे पास ट्रैक बाईपास करने का, हेलीकॉप्टर टिकट आपको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको एडवांस में प्लान करना पड़ेगा।
हेलीकॉप्टर टिकट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे गए और आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 1-1.5 महीने पहले एडवांस में हो जाती है और हेलीकॉप्टर बुकिंग का टेंडर IRCTC के पास है। IRCTC की एक साइट है, अलग से डिफरेंट साइट है, heliYatra.irctc.co.in। और हेलीकॉप्टर बुकिंग के बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड भी चलते हैं, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो जो लोग बोलते हैं कि 7-8 हज़ार रुपये में आपको बोथ साइड हेलीकॉप्टर टिकट दे देंगे, तो वो कम्प्लीटली फ्रॉड होते हैं। उनसे आप बिल्कुल भी बुकिंग ना करें। और दूसरी बात यह है कि हेलीकॉप्टर टिकट इतना इजीली मिलता नहीं है और हेलीकॉप्टर टिकट की बहुत डिमांड रहती है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। 8 से 10 हज़ार रुपये का उसका नॉर्मल चार्जेस हैं। तो हम थे डे 2 पर, आप पहुँचे थे गौरीकुंड। उसके आगे आप ट्रैक कर सकते हैं 18 से 20 किलोमीटर, या फिर आप घोड़ा वगैरह करके आप शाम तक पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ धाम। और उस दिन शाम की आप वहाँ पे आरती देखेंगे और रुकने के लिए आपको अकोमोडेशन के लिए टेंट मिल जाएंगे वहाँ पे। 700-800 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक पर पर्सन टेंट मिल जाता है। अगर आप होटल लेते हैं तो होटल आपको 2000 से लेके 3000 रुपये प्रति व्यक्ति तक कॉस्ट कर सकता है। और ये रेट डिपेंड करते हैं कि आप कौन से मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं और कितनी भीड़ भाड़ है वहाँ पर। थोड़े बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रश। तो इस तरीके से आपका डे 2 भी कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 2 की तरह डे 3 भी इम्पोर्टेंट है। डे 3 में आपको दर्शन होंगे, उसके अलावा थोड़े चैलेंजेस भी हैं। डे 3 में आपको वापस ट्रैक भी करना है, लाइन में खड़ा होना है, नहाना धोना है सुबह। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं आपके लिए। सुबह आप जल्दी उठिए 3 से 4 बजे और वहाँ पर आपको 100 रुपये बकेट के हिसाब से गर्म पानी मिल जाता है। GMBN के जो कैंप्स हैं या फिर लोकल कैंप्स वाले हैं वहाँ पे वो गर्म पानी अवेलेबल करा देते हैं। अगर आप उन्हें 100-150 रुपये देंगे तो जल्दी नहा धो के आपको सबसे पहले लाइन में लगना है केदारनाथ जी दर्शन के लिए। सुबह जल्दी 4-4:30 बजे के आसपास ही लाइन में लग जाइए, तभी आपके दर्शन हो पाएंगे 7-8 बजे तक। क्योंकि हाई सीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबी तक लाइन चली जाती है। उसके बाद भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन होंगे आपको, आप दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं उधर ही। और उसके बाद 10 बजे के आसपास आप लोग नीचे के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और आज भी आपको 21-22 किलोमीटर का ट्रैक करना है और आज भी आपका पूरा दिन ट्रैक में चला जाएगा। आप शाम को करीबन 6-7 बजे तक पहुंचेंगे। अगर आप अच्छे से ट्रैक करते हैं तो आप 4-5 बजे तक पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग। अदरवाइज आपको और ज़्यादा देर भी हो सकती है, 7-8 भी बज सकते हैं। ट्रैक कंप्लीट करके आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं और सोनप्रयाग पर आप अकोमोडेशन ले सकते हैं या फिर आप गुप्तकाशी ले सकते हैं। या अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो एक ऑप्शन और रहता है आपके पास देखने के लिए, आप चोपता भी जा सकते हैं। चोपता में अकोमोडेशन लेने के कुछ फ़ायदे होते हैं। आप ऊखीमठ होते हुए जाएंगे जहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का, केदारनाथ जी की मूर्ति उसी ओमकारेश्वर मंदिर में रखी जाती है 6 महीने के लिए, जब उनके कपाट क्लोज हो जाते हैं। तो आप उस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, वो मंदिर भी देख सकते हैं अगर आप चोपता में रुकते हैं तो। और उसके अलावा अगर आप हार्डकोर ट्रैक करें, आपको केदारनाथ जैसे भी कुछ नहीं हुआ है, तो आप 5 किलोमीटर का दुनिया का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है चोपता में, तुंगनाथ महादेव, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी एक नाइट चोपता में, ऊखीमठ में या फिर आप गुप्तकाशी या सोनप्रयाग कहीं भी रख सकते हैं। एक नाइट आपकी वहाँ रहेगी। तो आपकी ये हो गई हैं 3 नाइट्स। अब बात करते हैं 4th डे की। 4th डे यानी जिस दिन आपका टूर का लास्ट दिन है और आपको हरिद्वार आना है वापस। उस दिन आप ऑन द वे साइट सीइंग कर सकते हैं अगर कुछ छूट गए थे, जैसे ओमकारेश्वर मंदिर कर सकते हैं अगर आपको वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ आपको आज के रूट में मंदाकिनी नदी के और अलकनंदा नदी के बेहतरीन व्यूज़ मिलेंगे। आप ऊखीमठ, कुंड, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग ये सब देखते हुए आप सेम रूट से वापस हरिद्वार आएंगे। और अगर कुछ आपके साइट सीइंग छूट गए थे डे 1 में तो वो आप लास्ट डे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे धारी देवी मंदिर या फिर अगर आप ऋषिकेश भी एक्सप्लोर करना चाहें तो ऋषिकेश में भी रुक सकते हैं थोड़ी देर। तो ये थी केदारनाथ जी की आइटनरी 3 नाइट एंड 4 डेज की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यात्रा रजिस्ट्रेशन और पैकिंग टिप्स। और एक बढ़िया पैकिंग होनी भी आपकी बहुत ज़रूरी है। यात्रा रजिस्ट्रेशन और पैकिंग टिप्स का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं और ढंग से एक वैलिड और जेन्युइन 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कीजिए खुद के लिए और फिर आप आगे टूर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Thank you for watching. Yes, I am representing Devbhoomi Tourism and I know that real people can find me just by searching Devbhoomi Tourism. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी और यूजफुल होगी आपके लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, नमस्कार।
बाय बाय, सी यू सून।